अर्पित आर्य, कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। बार बार हम आपसे इसलिए अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि यही सबसे बड़ा बचाव है। दूसरी लहर का कहर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोरोना खत्म हो गया है। तीसरी लहर का खतरा हमारे सामने है और उस खतरे से बचना है तो मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। और इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहनिए। ट्विटर से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। ट्विटर ने अपनी वेबसाइट पर भारत का नक्शा गलत दिखाया है। ट्विटर की वेबसाइट पर जो नक्शा दिखाया गया उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग देश के तौर पर दिखाया गया। ये पहली बार नहीं है जब ट्विटर ने ऐसा किया हो। पिछले साल भी ट्विटर ने लद्दाख को अलग देश के तौर पर दिखाया था। न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर है कि सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगी। इससे पहले ट्विटर ने 25 जून को आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद का अकाउंट 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया था। तो अब ट्विटर ने गलत नक्शा दिया है जिसमें उसने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को हिस्सा ही भारत का नहीं बताया है। इसको लेकर कड़ी कार्रवाई ट्विटर के अगेंस्ट हो सकती है, ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं। कई केसेस भी दर्ज हो सकते हैं, ये भी संकेत मिल रहा है। तो आपको बता दें, ट्विटर की मनमानी जो है वो लगातार जारी है और मनमानी का ही नतीजा ये है कि एक तरफ आप पहले आईटी मिनिस्टर का अकाउंट 1 घंटे के लिए ब्लॉक करते हैं, फिर आप उसको अनब्लॉक कर देते हैं। उसके बाद पिछले साल आप भारत का गलत नक्शा दिखाते हैं, उसके बाद जब आपको सरकार की तरफ से नोटिस मिलता है उसको सुधार लेते हैं, लेकिन इस साल फिर से वही गलती आप दोहरा देते हैं। अब सरकार का रुख क्या होगा ये देखना होगा। नए विवाद में ट्विटर घुस गया है और ये नया विवाद भारत के नक्शे को लेकर है। गलत नक्शा ये पेश किया है ट्विटर ने, जिसमें कश्मीर भी नहीं है और लद्दाख भी भारत के हिस्सा में दिखाया गया कि नहीं है। तो ट्विटर को अब जवाब देना होगा। क्या ट्विटर पर कार्रवाई होगी? क्योंकि सरकार ने पहले यह स्पष्ट किया था कि पूरी तरीके से बैन ट्विटर को करने के पक्ष में सरकार नहीं है, लेकिन जिस तरीके की मनमानी ट्विटर की चल रही है, बार बार ये कहा जा रहा है कि नोडल अफसर बनाए जाएं, लेकिन ट्विटर उसको मानने को तैयार नहीं है। बावजूद इसके ट्विटर की मनमानी ये कि पहले आप आईटी मिनिस्टर, जो कि आपको बार बार ये कह रहे हैं कि वो सारे नियम आपको फॉलो करने पड़ेंगे भारत में व्यापार करने के लिए जो जरूरी हैं, उसको आप फॉलो नहीं कर रहे। उसके बाद आईटी मिनिस्टर के अकाउंट को ही आप ब्लॉक कर देते हैं। पिछले साल जो आपने गलती की, क्या वो गलती जानबूझ के दोहराई गई है या इसको मॉनिटरिंग करने के लिए कोई बंदा यहां पर भारत में नहीं मौजूद है? इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि कोई एक ऐसा अफसर यहां नियुक्त किया जाए जो ये बात देखे कि क्या गलतियां ट्विटर के माध्यम से हो रही हैं, चाहे वो फेक न्यूज फैलाने की हो, चाहे इस तरीके से गलत नक्शा पेश करने का हो। इसीलिए अब ट्विटर पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल का जवाब अब ट्विटर को देना होगा। हालांकि सरकार की तैयारी तो फिलहाल ये है कि नोटिस जो है वो ट्विटर को भेजा जाएगा और कुछ केस भी ट्विटर के अगेंस्ट दर्ज हो सकते हैं। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ, हमारे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, पिछली साल भी आपने ये गलती की ट्विटर ने, उसके बाद फिर से वही गलती दोहरा रहा है। क्या हम पिछली बार की तरह ही सिर्फ नोटिस दे देंगे या कोई और एक्शन की उम्मीद करें सरकार से? देखिए, सिर्फ नोटिस का अब सवाल नहीं उठता है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि देश की अखंडता संप्रभुता के साथ ये खिलवाड़ है और ये मजाक मखौल उड़ाया गया है भारत के नक्शे का, अब भारत की अखंडता का। तो मुझे लगता है कि अब सिर्फ नोटिस से काम नहीं चलने वाला और सरकार ने इसी बाबत संदेश दिए हैं। पिछले कुछ दिनों आपने देखा होगा, जब से 26 मई को जब दिशा निर्देश सरकार ने जारी किए थे, उसके लागू करने की समय सीमा जब समाप्त हो गई थी, तमाम कंपनियों ने अपने अपने ऑफिसर नियुक्त कर दिए और सरकार को कह दिया कि हम पालन कर रहे हैं। सिर्फ ट्विटर ही उसकी लगातार अवहेलना करता रहा, जिसका फल मुझे लगता है ट्विटर को धीरे धीरे भुगतना पड़ रहा है। और जिस तरह से उन्होंने काम किया है, उनको दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पूछताछ कर रही है, गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश पुलिस पूछताछ कर रही है, कर्नाटक पुलिस पूछताछ कर रही है उनके तमाम कई ऐसे हरकतों को लेकर। तो मुझे लगता है कि अब वो दौर चला गया कि सिर्फ सख्त नोटिस थमाकर ट्विटर को सख्त संदेश देकर काम चल जाएगा। मुझे लगता है भारत सरकार इस बार कम से कम अखंडता संप्रभुता को लेकर गंभीर है और जिस तरह से नक्शे का मखौल उड़ाया गया है, कश्मीर और लद्दाख दोनों को भारत से अलग दिखाया गया है, ये मुझे नहीं लगता है कि मोदी सरकार हो चाहे आईटी मिनिस्टर हो इसको बर्दाश्त करेंगे। और मुझे लगता है ये सख्ती से निपटने का समय अब आ गया है। ठीक है, आप ट्विटर को बंद नहीं कर रही है सरकार, ट्विटर को बंद करने की नीति नहीं है और किसी व्यापार को जगत को भारत से बंद करने की सोचते नहीं है, लेकिन भारत के अंदर नियमों का पालन करवाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी काफ़ी सख्त हैं। नियमों के तहत चलाने के लिए रविशंकर प्रसाद जो आईटी मिनिस्टर हैं वो भी खासे सख्त माने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ट्विटर को नियमों का पालन करना ही पड़ेगा, वरना उनके व्यापार पर असर जरूर पड़ने वाला है। ठीक है, विक्रांत भी इस वक्त साथ हैं। विक्रांत, सरकार का अगला कदम क्या होगा?
देखिए, इस मामले में तो साफ सरकार का संकेत साफ है कि इस मामले में कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि जिस तरीके से ये नक्शे में दिखाया गया है, ये सीधा सीधा किसी तरह का आपराधिक कृत्य नहीं बल्कि देश की एकता अखंडता के साथ एक तरह से हमला है और भारत की संप्रभुता पर एक तरह से ट्विटर कंपनी के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है। लद्दाख और कश्मीर पूरा भारत का अभिन्न अंग है और उसको अलग कंट्री, अलग देश के रूप में दिखाना, तो सरकार निश्चित तौर पर इस मामले में कार्रवाई करेगी और सरकार तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार कर रही है कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से पिछले लंबे समय से ट्विटर के साथ लगातार तनातनी बनी हुई है, उस बीच इस तरीके का घटना सामने आना, तो सरकार की तरफ से कार्रवाई होना तो इस मामले में लाजमी है और हो सकता है कि जल्द ही इस मामले में सरकार का कदम भी दिखाई दे, क्योंकि सरकार पहले से इस बात पर भी खफा है कि जो भारत सरकार ने आईटी नियम 2021 बनाए हैं उसको लेकर के बाकी तमाम सोशल मीडिया इंटरमीडियरी कंपनीज जो हैं वो उसका पालन कर चुकी हैं। सिर्फ ट्विटर ही ऐसा है जो इस मामले में पालन नहीं कर रहा। और एक और जो बड़ी बात है कि इस मामले में सिर्फ सरकार का रुख कड़ा नहीं है बल्कि पूरे देश की एक ही राय है, क्योंकि संसद की जो आईटी के मामलों की स्थायी समिति होती है उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के लोग नेता उसमें शामिल होते हैं। उसके जो अध्यक्ष हैं वो शशि थरूर है। वो कमेटी भी ये कह चुकी है कि ट्विटर को नियमों का पालन तो करना ही होगा। तो एक तरह से ये साफ है कि ये सिर्फ सरकार की मंशा नहीं बल्कि देश की तमाम राजनीतिक दल पक्ष विपक्ष से ऊपर उठकर ये मानते हैं कि जो देश की सरकार ने नियम बनाए हैं, भारत की सरकार ने नियम बनाए हैं, वो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई विदेशी कंपनी उन नियमों को मानने से इनकार कर दे। और अब जो ये ताजा मामला आया है तो निश्चित तौर पर इस पर जल्द ही कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से देखने को मिलेगी। ठीक है अमिताभ जी, ये ट्विटर की जो मनमानी चल रही है इसके पीछे क्या वजह देख रहे हैं आप? बेमानी, अब इसे बेमानी नादानी जो भी समझा जाए और ट्विटर की आप हम देश की जनता यही समझ सकती है, क्योंकि बार बार जब सरकार ये कह रही है कि आप नियमों का पालन करो, हमारे दिशा निर्देशों का पालन करो, तो फिर भी अगर वो ये बचकानी हरकतों पे उतर आया है तो इसे नादानी ही कहा जा सकता है। और नादान बच्चों से कैसे निपटना है ये मोदी सरकार जानती है। और अगर आप अमेरिका में व्यापार कर रहे हो, अमेरिका की कंपनी हो, भारत में व्यापार कर रहे हो, रविशंकर प्रसाद ने दो टूक कहा था कि भारत की जो भी कंपनियां अमेरिका में व्यापार करती हैं वहाँ के नियमों का पालन करती हैं और वहाँ के दिशा निर्देशों का पालन करती हैं और वहाँ पर अपने ऑफिस भी स्थापित करती हैं, लोग स्थानीय स्तर पे भी। लेकिन ट्विटर ऐसा क्यों नहीं कर रहा? बाकी तमाम कंपनियां, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, ये तमाम कंपनियां जब भारत सरकार के दिशा निर्देश और नियमों का पालन कर सकती हैं तो ट्विटर ऐसा क्यों कर रहा है? इसके दो तीन कारण बार बार जो समझाने में आ रहे थे वो ये था, इसकी फैक्ट फाइंडिंग टीम। ये आरोप बार बार लगता रहा है, जो ट्विटर की फैक्ट फाइंडिंग टीम है जो ये तय करती है कि सही क्या है और गलत क्या है, किसे हटाना है, किसे लॉक करना है, किसे ब्लॉक करना है, वो आरोप है। एक आरोप है कि ये उन विचारधारा के लोगों से भरी पड़ी है, उस विचारधारा की जो प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार की तमाम तो सिर्फ और सिर्फ विरोध करने में यकीन रखते हैं। इसलिए यहाँ की सरकार की जो भी ट्वीट्स होते हैं उसको ब्लॉक किया जाता है। ऐसे में अभिव्यक्ति की आज़ादी फिर ट्विटर कहाँ लेकर जा रहा है? अगर यहाँ पर न्यूट्रल लोग नहीं हैं, न्यूट्रल अधिकारी नहीं हैं, भारत में ग्रीवांस ऑफिसर नहीं नियुक्त किया है, भारत ने नोडल ऑफिसर नियुक्त नहीं किया है, तो फिर अगर भारत के नक्शे से गलती कर रहे हो तो भारत के लोग, भारत की सरकार किससे पूछे? अमेरिका जाकर तो भारत सरकार अमेरिकी सरकार से तो नहीं पूछेगी। आपने ट्विटर ने गलती की है जिसके दुनिया भर में जिसके फॉलोअर्स हैं, तो मुझे लगता है ट्विटर ये गलती कर रहा है। अगर भारत में कई करोड़ उनके अगर उनके ट्विटर को फॉलो कर रहे हैं तो मुझे लगता है ट्विटर को ये समझना चाहिए ये इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि भारत सरकार के कई मंत्री, खुद प्रधानमंत्री मोदी ट्विटर पे थे। अगर सब पीछे हट जाएं तो मुझे लगता है ट्विटर का जितना भी व्यापार है वो बैठ जाएगा। तो मुझे लगता है सख्त संदेश इससे ज़्यादा नहीं हो सकता कि वो दिशा निर्देशों से का पालन न करके मध्यस्थ की कैटेगरी से अलग हो गए हैं और देश भर में केस शुरू हो गए हैं, पूछताछ शुरू हो गई है। तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा कड़ा संदेश उनको हो नहीं सकता था। विक्रांत, व्यापार कम हो जाने का खतरा तो ट्विटर को भी है, लेकिन उसकी मनमानी तो थम नहीं रही है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बैन नहीं करेंगे। बिल्कुल। फिर सख्त कदम क्या हो सकता है? बैन नहीं तो फिर क्या? देखिए, कार्रवाई तो सरकार कर ही सकती है। दुनिया के कई देशों ने ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई भी की है। आपको याद होगा आइसलैंड में भी इसके खिलाफ बड़ा आर्थिक जुर्माना लगाया गया था और कई ऐसे देशों में देखा गया है कि ट्विटर के खिलाफ उस देश के नियम कानून को ना मानने पर कार्रवाई की गई है। सबसे बड़ी कार्रवाई तो ट्विटर के खिलाफ यही हो रही है कि ट्विटर को जो सोशल मीडिया कंपनीज को एक कहा जाता था कि उसे मिला हुआ था, छूट मिली हुई थी कि सोशल मीडिया कंपनी होने के नाते वो उसके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज नहीं होते थे, देश
देश के अलग अलग हिस्सों में अब आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं और जहां पर भी कोई गलत ट्वीट होगा, जिससे भ्रामक ट्वीट होगा, उस मामले में पुलिस के पास ये अधिकार हो सकता है कि वो ट्विटर के अधिकारियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करे। किसी भी कंपनी के लिए जो किसी भी देश में व्यापार करती है, ये बहुत बड़ी दिक्कत का कारण बन सकता है। ट्विटर को ये दिक्कत भुगतनी शुरू हो गई है क्योंकि उसने अपने यहाँ जिन अधिकारियों की नियुक्ति आईटी नियम के तहत करनी थी वो नहीं की है। तो जाहिर तौर पर आने वाले समय में सरकार की तरफ से कुछ और कार्रवाई भी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो ताजा मामला आया है इसको सरकार किसी भी सूरत में इसे इग्नोर नहीं करना चाहेगी, क्योंकि देश की एकता अखंडता के साथ जुड़ा हुआ मामला है। और भारत की सीमा के राज्यों को अगर आप अलग देश बना करके दिखाएंगे तो निश्चित तौर पर ये उस देश की संप्रभुता पर सीधा हमला है और भारत सरकार इसे उसी नजर से देख रही है। और इसीलिए ट्विटर के खिलाफ ये उम्मीद की जानी चाहिए कि इस मामले में सख्त कार्रवाई होते हुए दिखाई देगी। ठीक है, लेकिन अमिताभ जी, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ट्विटर भारत सरकार को उकसाना चाह रहा है? पहले आप आईटी मिनिस्टर के अकाउंट को ब्लॉक करते हैं, आपने पिछले साल जो गलती की, नक्शा गलत दिखाया, नोटिस भेजने के बाद आपने उसको सुधार दिया, फिर से आप वही गलती करते हैं, तो ये तो जानबूझकर की हुई गलती लगती है। बिल्कुल, इसे तभी तो मैंने कहा यह नादानी है। अगर दिशा निर्देश की समय सीमा खत्म हो गई, आईटी मंत्रालय ने गुडविल जेस्चर के नाते उनको फिर से एक संदेश भेजा, जिसे आप नोटिस भी कह सकते हो, कि आप लोग इसका पालन क्यों नहीं कर रहे हो, आप जल्दी से जल्दी दिशा निर्देशों के छतरी के तहत आ जाओ। लेकिन फिर भी उन्होंने उसका पालन नहीं किया। जब सरकार ने कहा कि हम आपके मध्यस्थता की कैटेगरी से हटा रहे हैं, तब भी ट्विटर ने कुछ नहीं किया। 1-2 ऑफिसर्स नियुक्त किए, आज भी एक ट्विटर के ऑफिसर ने इस्तीफा दे दिया, जबकि वो ट्विटर के पेरोल पर भी नहीं था। ट्विटर ने भारत में अपने भारत के पते का अपना भी एक भी कार्यालय तक नहीं खोला है। ग्रीवांस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर और एक कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्तियां तो बहुत दूर की बात है। भारत में उन्होंने अपना एक कार्यालय तक नहीं खोला है। यानी भारत के लोगों की संख्या दिखाकर, अपने भारत के 9 करोड़ लोगों के 9 करोड़ फॉलोअर्स की संख्या दिखाकर, अपना दायरा बढ़ाकर, अपना व्यापार फैलाकर, अगर ट्विटर दुनिया भर के देशों से कमाई करना चाह रहा है और भारत से भी कमाई करना चाह रहा है, तो ये उसके लिए आने वाले दिनों में मैं कह सकता हूं मुश्किल होगा। और उन्होंने जो भारत के नक्शे के साथ खिलवाड़ किया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग करके, खासकर जम्मू कश्मीर, ऐसे वक्त जब भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी खुद मिशन कश्मीर और हीलिंग टच और कश्मीर को नया कश्मीर बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, वहाँ राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं, ऐसे समय दिखाना, मुझे लगता है उन्होंने एक ऐसा काम किया है जो शायद माफी के काबिल नहीं है। और मुझे लगता है इस बाबत सरकार जल्दी से ये बताएं कि क्या सरकार ने ट्विटर को नोटिस भेज दिया है या कब तक की तैयारी है नोटिस भेजने की? किस तरीके की कार्रवाई और हो सकती है? और ट्विटर की जो मनमानी है, जाहिर तौर पर जो और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं वो इसको फॉलो कर रहे हैं। आप ट्विटर की मनमानी देखकर उनके मन में भी आ सकता है कि सरकार कोई कदम नहीं उठाएगी तो वो भी मनमानी कर सकते हैं, तो उसको रोकना भी तो जरूरी है। देखिए, ट्विटर की मनमानी भी रोकी जाएगी और सरकार जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है वो सामने दिखाई भी दे रही है। इस मामले में भी सरकार तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार कर रही है और जो इस मामले में कानून सम्मत निर्णय होगा वो इस मामले में भी कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी बात कि तमाम जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं उन्हें ये मालूम है कि अगर वो आईटी नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ जो इंटरमीडिएट कंपनी होने के नाते छूट मिली हुई है वो छूट नहीं मिल पाएगी। बिल्कुल विक्रांत, नजर आप बनाए रखिए। अब देखना होगा कि किस तरीके से एक्शन के मूड में अब सरकार है, क्योंकि जवाब तो ट्विटर को देना ही पड़ेगा। जो मनमानी है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि पहली बार गलती नहीं की है ट्विटर ने, ये दूसरी बार गलती की है जब नक्शा भारत का गलत दिखाया है ट्विटर ने। और जम्मू से एक बड़ी खबर आ रही है, यहां कालूचक के आर्मी इलाके में देर रात 2 ड्रोन देखे गए। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक पहला ड्रोन जो है वो रात करीब 11:15 बजे दिखा। इसके बाद करीब 3 बजे दूसरा ड्रोन उसी इलाके में दिखा। ड्रोन दिखते ही वहां फौरन हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और सेना की तरफ से ड्रोन पर फायरिंग शुरू की गई, जिसके बाद दोनों ड्रोन वहां से गायब हो गए। इस घटना के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट पर 2 ड्रोन से विस्फोट होने के बाद 2 ड्रोन जम्मू के कालूचक और रतनुचक मिलिट्री स्टेशन के ऊपर देखे गए। हम इस समय जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर कालूचक के पास हैं और यहाँ पर आप देखें तो पुलिस की तरफ से नाका भी यहाँ पर एक लगाया गया है। लेकिन ये वो इलाका है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस तरफ का इलाका देखिए, ये सामने आर्मी का पूरा इलाका है। यहाँ पर
दो ड्रोन जो है वो अलग अलग दिशा से आते हुए देखे गए और उसके बाद सेना के जवानों ने उन दोनों ड्रोन के ऊपर फायरिंग की। भारतीय सेना के अनुसार रात को लगभग 11:45 पर और सुबह 2:40 के करीब दो ड्रोन जो थे वो इस इलाकों में स्पॉट किए गए, लेकिन यहाँ पर जो भारतीय सेना की क्विक रिएक्शन टीम थी उन्होंने उनके ऊपर फायरिंग की। लगभग 20 से 25 राउंड फायर किए गए। उसके बाद दोनों ड्रोन जो है वो वापस चले गए। ये पूरा इलाका नीचे की तरफ अगर आप देखें तो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की ओर जाता है और जहाँ से लगभग 18 किलोमीटर दूर भारत पाकिस्तान की सीमा है और इसी तरफ ड्रोन जो है वो वापस गए हैं। इन पूरे इलाकों में सेना और पुलिस की टीमों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया हुआ था। अब जो पूरा बाहर का इलाका खंगालने के बाद जो टीमें हैं वो आर्मी कैंप के भीतर का इलाका देख रही हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा इलाका है, काफ़ी एरिया है जो सेना के पास है। इन इलाकों में अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो अंदर चल रहा है कि अगर वो जो ड्रोन थे अगर उनको हिट किया गया है तो अगर गिरे होंगे तो कहीं आसपास वो मिल जाएं, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन दो ड्रोन यहाँ पर भारतीय सेना ने भी कहा है कि दो ड्रोन कालूचक और रतनुचक मिलिट्री स्टेशन के ऊपर से रात को देखे गए थे, जिनके ऊपर फायरिंग की गई। गौरतलब है कि टेक्निकल एयरपोर्ट के ऊपर भी कल दो ड्रोन थे जिनके जरिए विस्फोट हुआ था। हालांकि वो विस्फोट में नुकसान कोई नहीं हुआ, लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है सुरक्षा के ऊपर कि पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI अब ड्रोन के जरिए इस तरह के हमले करने लगी है। कैमरामैन राजीव के साथ पवन शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया, जम्मू। इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ हैं। पवन हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू से और साथ ही साथ अमित पांडे हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। पवन से जल्दी से पहला सवाल। पवन, ये दो ड्रोन देखे गए, इससे पहले एक हमला भी ड्रोन के माध्यम से ही हुआ, किस तरीके की खबरें अब आ रही हैं और अलर्ट पर कैसे रखा गया है? देखिए, इस समय पूरा हाई अलर्ट पर है। हम इस समय जम्मू पठानकोट हाईवे पर हैं, कालूचक जो मिलिट्री स्टेशन है उसके बाहर। इस तरफ पर आप देखिए तो किस तरह से जो सादे कपड़ों में और पुलिस यूनिफॉर्म में जो टीमें हैं वो यहाँ पर तैनात की गई हैं। कोई भी जोखिम अब जो एजेंसीज हैं वो उठाना नहीं चाहती। दो ड्रोन स्पॉट होने के बाद जो फायरिंग हुई थी उसके बाद पूरे इलाके को खंगाला जा रहा है, हर एक गाड़ी को देखा जा रहा है, क्योंकि ये सूत्रों से पता चला है कि जो ड्रोन यहाँ पर दो देखे गए थे उसके बाद कहीं ना कहीं ऑपरेट जो हुए हैं वो लोकल इलाके से हुए हो सकते हैं। उसी के चलते पूरा एक अलर्ट जो है वो साउंड किया गया है पूरे जम्मू कश्मीर में, खास करके भारत पाकिस्तान सीमा से सटे हुए सभी इलाकों में। जो जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे का पूरा इलाका पड़ता है उन इलाकों में तो जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें और सादे कपड़ों में एजेंसियों की टीमें यहाँ पर तैनात हैं। किसी भी गाड़ी को वो देख रहे हैं, जो जहाँ भी कोई सस्पेक्ट दिखता है उसकी जाँच की जा रही है। और जो जम्मू का जो कालूचक और मिलिट्री स्टेशन जो रतनुचक का है, इन इलाकों में दो ड्रोन देखे जाने के बाद ये वो इलाका है जहां पर रात को लगभग 11:45 पर और 2:40 के ऊपर दो ड्रोन स्पॉट हुए थे। इन इलाकों का ये पूरा, अब नीचे की तरफ मैं कैमरामैन से कहूँगा ये इलाका थोड़ा दिखा दे। ये घना जंगल है जहाँ पर ये एक पूरा नाला है जो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक जाता है। लगभग 18 किलोमीटर दूर यहाँ से भारत पाक की सीमा है और इस इलाके में पूरा खंगाला गया है, सर्च की गई है सेना और पुलिस की ओर से। अब जो सर्च है वो कैंप के भीतर चल रही है, जितने भी कैंप हैं वहाँ पर चल रही है। बाहर नाके लगाए गए हैं, अंदर सर्च चल रही है। एजेंसीज और जो पुलिस के जवान या सेना के जवान कोई भी कोताही अब नहीं बरतना चाहते, पूरा जांच करना चाहते हैं कि आखिर दो ड्रोन जो आए थे वो इस दिशा की ओर गए हैं जो पाकिस्तान की सीमा की तरफ लगता इलाका था। अब यहाँ पर आप देखें तो किस तरह से कितनी सख्ती बरती जा रही है, हर उस चीज़ को चेक किया जा रहा है जिसके ऊपर थोड़ा शक होता है, उन गाड़ियों को रोका जा रहा है, हर व्यक्ति से जांच की जा रही है। सादे कपड़ों में एजेंसीज के लोग तैनात हैं तो पुलिसकर्मी जो है वो वर्दी में हैं, हर किसी की जाँच की जा रही है। जब ये दो ड्रोन स्पॉट होने के बाद, जैसे कालूचक और मिलिट्री स्टेशन जो रतनुचक है उसके बाद, हालांकि टेक्निकल एरिया में जो दो कल विस्फोट हुए थे उसके बाद भी सुरक्षा एजेंसियों ने हाई अलर्ट साउंड किया था। पूरे जम्मू कश्मीर में एयर स्टेशन के साथ साथ सभी इलाकों को वहां पर हाई अलर्ट पे रखा गया है। टीमें यहाँ पर तैनात हैं, कोई भी जोखिम अब नहीं लेना चाहते, हर जांच की जा रही है, हर गाड़ी जो भी वहाँ से आती है जिसके ऊपर शक होता है उसको रोका जाता है और टीमें पुलिस की हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। पूरा इलाका कालूचक और रतनुचक का जो है इस समय कड़ी सुरक्षा के भी जांच की जा रही है पुलिस की तरफ से, सेना की तरफ से। तो एक तरफ से अगर कहा जाए तो सुरक्षा अब बढ़ा दी गई है जम्मू कश्मीर में, खास करके जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे के ऊपर हाई अलर्ट किया गया है। रहिए जरा आप साथ, एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू धमाके से जुड़ी हुई। एक और बड़ी खबर CNN न्यूज़ 18 की खबर है कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए धमाके मामले में अब FIR दर्ज की गई है। इसमें UAPA IPC एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई। पुलिस ने इस मामले में UAPA की धारा 13, 16, 18 और 23 के तहत ये केस दर्ज किया। साथ ही IPC की धारा 307 के तहत हत्या की कोशिश और धारा 120B के तहत आपराधिक साजिश रचने का भी मामला दर्ज किया है।
जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले पर सीडीएस विपिन रावत ने क्या कहा, सुनिए। Is India and the armed forces of India in the process of acquiring anti-drone technology that it seems is more important than ever before now? Well, we have always stated that we have to now start preparing for future generation warfare. Drones, swarms, and other such elements will change the very nature and character of warfare. We are quite concerned about drones being applied in this domain, and therefore we have been continuously working on countering drone technology. And you will be happy to know that our own DRDO has made some success and have demonstrated their capability to counter these drones. अमित, इस साजिश के पीछे किसका हाथ दिख रहा है और ड्रोन लगातार पाकिस्तान से भेजे जाते रहे हैं, किस तरीके से अब हमारी तैयारी होगी इन ड्रोन से होने वाले कभी आगे कोई हमला है उससे, या फिर इनकी जो नीयत है उसको कैसे बिगाड़ेंगे? देखिए, पिछले कुछ सालों से ड्रोन का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसको लेकर एंटी ड्रोन पॉलिसी भी बनाई गई है। इसके अलावा चाहे एयरपोर्ट के आसपास के इलाके हों या फिर सीमा पार के इलाके हों, अलग सुरक्षा एजेंसियां जहां भी तैनात रहती हैं उस इलाके के हिसाब से ड्रोन को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। लेकिन ये पहला ऐसा मामला है जब लोकल लोगों की मदद से इतनी लंबी दूरी तक यात्रा तय कर ड्रोन ने एक आतंकी हमले को अंजाम दिया है। तो एक बहुत बड़ी ये बात है भारत के अंदर, भारत के सुरक्षा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को लेकर। तो अब नए सिरे से ड्रोन को लेकर रणनीति भारतीय सुरक्षा एजेंसियां यहाँ पर बनाएंगी और ख़ास तौर पर कि किस तरीके से इन ड्रोन को यहाँ पर बर्बाद किया जाए, डिस्ट्रॉय किया जाए टारगेट हिट करने से पहले। और कमोवेश पूरी तरीके से इसमें भी पाकिस्तान का ही नाम सामने आ रहा है, क्योंकि जो वहाँ पर एविडेंस मिले हैं, चाहे एक्सप्लोजिव एलिमेंट्स मिले हो या फिर ड्रोन के जो कंटेंट मिले हैं उसके जांच करने के बाद प्रारंभिक तौर पर जो पाकिस्तान का ही हाथ सामने आया है कि उसकी मदद से इस लंबी दूरी के ड्रोन को यहाँ पर भेजा गया और भारत के जो सुरक्षा संस्थान हैं उन पर हमला करने के लिए वो भेजा गया। जी बिल्कुल, आप लोग नजर बनाए रखिए। इसी बीच बड़ी खबर CNN न्यूज 18 के मनोज गुप्ता की ही खबर कि जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले के पीछे पाकिस्तान की सेना और ISI का हाथ है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस हमले के लिए ड्रोन में अत्याधुनिक GPS तकनीकी का इस्तेमाल किया गया। शुरुआती जांच के बाद NIA ने इस मामले में 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया। पूछताछ में यह बात सामने आई कि बेली चराना बस्ती से दोनों ड्रोन को ऑपरेट किया गया और ये बस्ती एयरफोर्स स्टेशन से महज 500 मीटर की दूरी पर है। जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट मामले में एक नया खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों को पता चला है कि जो ड्रोन वहां पर भेजे गए थे वो इस इलाके से कहीं ऑपरेट हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार रोहिंग्यों का एंगल भी देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक बस्ती रोहिंग्यों की है और यहीं से अगर बात करें तो ये बिल्कुल जहाँ कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से 500 मीटर दूर जो एयरपोर्ट है, टेक्निकल एयरपोर्ट, आप देखिए वहाँ से अभी भी फ्लाइट एक निकली है। तो ये एरिया अगर हम बात करें तो ये 500 मीटर की दूरी के ऊपर है जहाँ से टेक्निकल एयरपोर्ट, और माना जा रहा है कि जो ड्रोन जो वहाँ पर जो ऑपरेट हुए हैं वो इस इलाके से हो सकते हैं, क्योंकि सीमा पार से ऑपरेट कर पाना ड्रोन को बहुत मुश्किल था। जो ट्रिगर को वहाँ पर जो दबाए गए और उसके बाद जो ब्लास्ट हुए हैं वो इस इलाके से ऑपरेट किए गए हो सकते हैं, और जिसे देखते हुए 2 लोगों को इसी इलाके से NIA ने डिटेन किया है, जहाँ पर कुछ रोहिंग्या जो हैं वो रहते हैं और सुई उसी तरफ जा रही है कि कहीं ना कहीं उनका हाथ यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI अब रोहिंग्यों को अपने पे रोल पे ले रही है और इस तरह की वारदात के लिए उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। जो शुरुआती जाँच में पता चला है कि रोहिंग्यों का भी इसमें एक अहम रोल हो सकता है, जो यहाँ पर जो ब्लास्ट हुए हैं जो ड्रोन के जरिए। तो सुरक्षा एजेंसियों ने यहाँ से 2 लोगों को पकड़ा है। इसी इलाके से बेली चराना इलाका है जम्मू का। कैमरामैन राजीव के साथ पवन शर्मा, न्यूज 18 इंडिया, जम्मू। बढ़ रहे आगे, जम्मू कश्मीर में सिख समुदाय की 3 लड़कियों के जबरन धर्मांतरण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना के बाद से सिख समुदाय बेहद नाराज है। समुदाय की लड़कियों के जबरन निकाह के विरोध में दिल्ली में सिखों ने प्रदर्शन किया। करीब 100 प्रदर्शनकारी पृथ्वीराज रोड पर जम्मू कश्मीर हाउस पर अपना विरोध जताने पहुंचे। ये लोग हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर पहुंचे। इनमें से कुछ लोग बैरिकेड पर चढ़ गए। इस दौरान कुछ महिलाएं भी इस घटना के विरोध में हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर पहुंची।
इनमें से कुछ लोगों ने रेजिडेंट कमिश्नर नीरज कुमार से मुलाकात की, ज्ञापन सौंपा। इन्हें भरोसा दिया गया कि अब इनका ज्ञापन एलजी मनोज सिन्हा को भेज दिया जाएगा। जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। आप लोगों ने मुलाकात के अंदर किनसे मुलाकात हुई? अंदर शक्ति साहब उनसे मुलाकात हुई है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हमारी जो ये कंप्लेंट है एलजी साहब को, होम सेक्रेटरी को, सबको आगे फॉरवर्ड करेंगे। रिसीविंग भी दी है उन्होंने हमारे को, और हमें उम्मीद है कि आज का जो प्रदर्शन हुआ और आज जो आवाज़ उठाई है इसको गवर्नमेंट सीरियसली लेगी, क्योंकि 2018 में भी हम यहीं आए थे, तब 370 नहीं थी, अब 370 हट चुकी है। तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत उम्मीद है कि वो ज़रूर इसके बारे में ध्यान दें। सिखों की बेटियों को उठा के एल्डरली मुस्लिम बंदों के साथ शादी कराई जाती है, बेटी के माँ बाप को मिलने नहीं दिया जाता, कोर्ट में जाने नहीं दिया जाता। मैं समझता हूँ कि 1979 और 90 में जब वहाँ पे मिलिटेंसी आई, मिलिटेंसी आने के बाद अगर वहाँ कोई रुका कश्मीरी पंडित तो भागा, सिख रुके, सिखों के गुरुद्वारों पे हमले हुए, हमारे घरों पे हमले हुए, चिटी सिंहपुरा और होर जगह पे हमारे को मारा गया घरों से निकाल के, हमारी बेटियों को उठाना शुरू कर दिया। कश्मीर की सारी बेटियां सिखों ने, 40 बेटियां हम छोड़ के आए थे 1.5 साल पहले। वहाँ के मौलाना क्यों नहीं बोल रहे, वहाँ के सीनियर मुस्लिम लीडर्स क्यों नहीं बोल रहे कि मिनॉरिटीज के साथ ये क्यों हो रहा है? आज हमने प्रधानमंत्री को रिप्रेजेंटेशन दी है। चंदन चिचवाड़े हमारे साथ, हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त जुड़ चुके हैं। चंदन, ये जरा पूरा मामला बताइएगा, और कितनी लड़कियों का अपहरण अभी तक हुआ है, उनको अगवा किया गया है, क्या खबरें सामने आ रही? देखिए, सिखों का दावा यह है कि पिछले दिनों 3 लड़कियों को जबरन अगवा करके उनका धर्म परिवर्तन करा गया, जबरन निकाह पढ़वाया गया, यानी कि शादी कराई गई। और ये आरोप है कि वरिष्ठ लोगों के साथ, यानी कि उम्र में बहुत बड़े मुस्लिमों के साथ जबरन शादी कराई गई। इसलिए सिखों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया। इनका आरोप यह है कि इससे पहले जब राज्य में धारा 370 लागू थी, राज्य सरकार थी, तब भी ऐसी घटनाएं होती थी, लेकिन उस समय इनकी बात को उस तरह से नहीं माना जाता था। लेकिन अब केंद्र सरकार के अधीन केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, तो वहां इनकी आवाज़ पहुंचनी चाहिए और इस तरह की घटना रुकनी चाहिए। जो लोग भी इस घटना के कसूरवार हैं उनको जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। इसलिए वो आए थे जम्मू कश्मीर भवन, जो कि यहाँ रेजिडेंट कमिश्नर का भी दफ्तर है। यहाँ आकर के उन लोगों ने अपना ज्ञापन सौंपा है। उन्हें आश्वासन दिया गया कि ये ज्ञापन एलजी मनोज सिन्हा जी के पास भिजवा दिया जाएगा। दूसरी तरफ कश्मीर में भी प्रदर्शन किया है अकाली दल ने। मनजिंदर सिंह सिरसा वहाँ गए हुए थे प्रदर्शन करने, वहाँ एलजी से मुलाकात करके अपनी बात रखी है। उनको आश्वासन मिला है कि इस मसले पर पूरी जांच की जाएगी और दोषी जो है इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और जिन घरों की वो बेटियां हैं जिनको जबरन पकड़ कर रखा गया, शादी कराई जाएगी, उनको घर तक वापस भेजा जाएगा। कुल मिलाकर बात करें तो सिखों की नाराजगी काफी ज्यादा है, क्योंकि हालात जो है कश्मीर के जिस तरह से, ऐसी स्थिति में अब केंद्र सरकार के अंडर में जबकि कानून व्यवस्था सब कुछ है, तो अब ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। इसलिए सिखों ने सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन किया है। जरा आप रहिए साथ। दिल्ली के अलावा श्रीनगर में भी सिख समुदाय की लड़कियों के जबरन धर्मांतरण के विरोध में सिख समुदाय सड़कों पर है। अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा की अगुवाई में लोगों ने प्रदर्शन किया और इंसाफ की मांग की। आरोप यह है कि इन लड़कियों का जबरन धर्मांतरण करवाकर बड़ी उम्र के लोगों से निकाह करवाया गया। कल सिख समुदाय ने कोर्ट के बाहर भी प्रदर्शन किया था। ये लोग लगातार अगवा लड़कियों को रिहाई की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल ने राज्य में धर्मांतरण कानून की मांग की। यानी चंदन, ये विरोध देखिए श्रीनगर से लगाकर दिल्ली की सड़कों तक देखने को मिला। अकाली दल ने तो राज्य में धर्मांतरण कानून की मांग कर दी। देखिए, अकाली दल ने यह तर्क दिया है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कानून है वैसा कानून जम्मू कश्मीर में होना चाहिए। लेकिन एक बात तय है कि जम्मू कश्मीर में अब की स्थिति में केंद्र का शासन है और वहाँ ऐसी घटना नहीं हुई थी। भले ही राज्य सरकार के अधीन ऐसी घटनाएं कई बार हुई थी, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद इस तरह की पहली घटना है। और क्योंकि ये गैर कानूनी है तो मौजूदा कानून के अंदर ही केंद्र सरकार इसकी जाँच करा रही है और उस पर एक्शन लिया जाएगा। दूसरी बात एक और है कि अकालियों ने मांग की है कि वहाँ धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून लाया जाए, लेकिन जम्मू कश्मीर की अभी की स्थिति थोड़ी अलग है। वहां केंद्र सरकार लगी है हालात को सामान्य करने में, अलग अलग राजनीतिक दलों से बात करके पहले कश्मीर की जो मौजूदा स्थिति है वहां पर सामान्य हालात बहाल किए जाएं। उसके बाद केंद्र सरकार भी सोचेगी, देखेगी कि किस तरह के और कानून की जरूरत है ताकि जम्मू कश्मीर की कानून व्यवस्था बेहतर हो सके, तो वो कानून लाए जाएंगे। अभी जिन लोगों ने क्राइम किया है, जबरन शादी कराई है, उसके खिलाफ एक्शन होना प्राथमिकता और उस पर कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, अब रही जरा साथ। प्रदर्शन के बाद
मनजिंदर सिंह सिरसा की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिला और अपनी मांगे रखी, जहां उपराज्यपाल ने इस तरह की घटनाओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिया है। तो अब लोग जब सड़कों पर पहुंचे, एक तरफ दिल्ली में जहां ज्ञापन सौंपा गया, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें श्रीनगर की सड़कों पर भी लोग पहुंचे। मनजिंदर सिंह सिरसा की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिला, अपनी मांगे वहां रखी। हमने चिंता जाहिर की, हमें ये आश्वासन मिला कि किसी भी सूरत में वो बच्चियां जो अगवा की गई हैं, जिनका जबरन निकाह पड़ा गया, वो इस किसी भी सूरत में वहां नहीं रहने दी जाएंगी। परिवार की बेटियां जो हैं वो सुरक्षित परिवार के तक पहुंचाई जाएंगी। इसके लिए लोकल प्रशासन को भी बुलाकर हिदायत दी गई और ये भी कहा गया, हमने उनको यह भी आग्रह किया कि जिस तरह से यूपी और मध्य प्रदेश के अंदर इंटर रिलीजियस मैरिज एक्ट बने हुए हैं, ताकि फोर्सफुली जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है इस तरह से धक्का ना कर सके। इस घटना पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि कश्मीर में सिख लड़कियों की घटना की खबर सुनकर व्यथित हूं। जम्मू कश्मीर में मुस्लिम और सिख सबसे बुरे समय में भी शांति से रहे हैं। उम्मीद है कि जांच एजेंसियां इस मामले की तह तक तेजी से पहुंचेंगी। चंदन हमारे साथ मौजूद है। चंदन, हमने विरोध प्रदर्शन श्रीनगर में भी देखा, हमने विरोध प्रदर्शन दिल्ली में भी देखा। दिल्ली में भी एक प्रतिनिधि मंडल अंदर जाकर अपना ज्ञापन सौंप के आया है। क्या मांगे उन्होंने रखी और किस तरीके के आश्वासन उन्हें मिले? देखिए, उनको सीधा आश्वासन दिया गया कि उनकी मांग जो है वो एलजी मनोज सिन्हा के पास पहुंचा दिया जाएगा। और मांगों की जहाँ तक बात है तो सबसे पहली मांग ये है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से घाटी में और श्रीनगर के आसपास लड़कियों को अगवा करके उनका धर्म परिवर्तन कराया गया, जबरन निकाह पढ़वाया गया, ये जो जिन लोगों ने किया उनको पकड़ा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो लड़कियां प्रभावित हुई हैं उनको उसके परिवार तक वापस भेजा जाए। ये पहली मांग है। दूसरी कुछ और मांगे हैं, खास करके पंजाबी जुबान को लेकर के कि पंजाबी बोली को जम्मू कश्मीर की दूसरी राजभाषा बनाई जाए, राज्य की जो भाषा होती है वो लैंग्वेज दर्जा दिया जाए, चूँकि 370 हटाने के पहले ये दर्जा हासिल था। तो कुछ और मांगे हैं, लेकिन वो मांगे ज़्यादा गंभीर या बड़ी नहीं है। सबसे बड़ी मांग यही है कि जम्मू कश्मीर में जबरन जिस तरह से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है उस पर रोक लगे। देखना होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर क्या प्रतिक्रिया आती है, लेकिन एलजी मनोज सिन्हा ने जिस तरह से आश्वासन दिया है कि इसकी पूरी जांच करने के आदेश दिए हैं, तो जाहिर तौर पर जिन लोगों ने ये क्राइम किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद सिखों की भी उम्मीद बढ़ी है कि इस तरह की घटना वहाँ आगे नहीं होगी और सरकार इस पर फौरन एक्शन लेगी। रहिए आप जरा साथ। इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का बयान भी सामने आया, उनका क्या कहना है सुनिए। जो सिख लड़कियां हैं उनका अपहरण करके उनसे जबरदस्ती निकाह कराया गया और इस्लाम कबूल करवाया गया। क्या मुझे लगता है कि फोर्सफुली धर्मांतर कराना ये बेकानूनी है। अगर किसको धर्म बदलना है तो अपने संविधान के मुताबिक उनको अपने दिल से धर्म बदलने का अधिकार है, लेकिन दबाव लाकर उनको प्रलोभन देकर दादागिरी करके गुंडागिरी करके इसी तरह का धर्मांतर अगर होता है तो इसका कड़ा विरोध करने की भूमिका हमारी है। और ऐसे धर्मांतरण को मतलब अधिकृत कानूनी मान्यता नहीं देनी चाहिए और ऐसा धर्मांतरण करने वालों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्या जम्मू कश्मीर में भी यूपी के बाद मामला सामने आया तो आईएसआई की कहीं भूमिका है? कहीं बार बार सामने आ रहा है कि आईएसआई फंडिंग कर रहा है, देश विरोधी ताकतें इसमें फंडिंग कर रही हैं, और क्या अब समय आ गया है केंद्र सरकार को इस पर कानून बनाने का? हाँ, मुझे लगता है कि इसी तरह का दबाव से कोई धर्मांतरण करता है तो आज का कानून है ही है। मतलब ऐसा कोई धर्मांतरण करता है तो मतलब ये गैर कानूनी है, ये आज का कानून है ही है। लेकिन अगर इसी तरह का फोर्सफुली ऐसा कुछ होता होगा और कानूनी बनाना जरूरी होगा तो माननीय नरेंद्र मोदी जी जरूर इसका विचार करेंगे। चंदन लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। चंदन, ये विरोध प्रदर्शन तो चल रहा है और लोग जो विरोध करने के लिए पहुंचे थे उनका साफ तौर पर कहना है कि जल्द से जल्द अगर इस पर कदम नहीं उठाए गए तो ये आंदोलन और आगे बढ़ सकता है। क्या कदम उठाए जा सकते हैं? किसी प्रकार का कोई भरोसा मिला अभी तक? Projects which are totally new up to 75% coverage, and projects which are only expansion will get 50% coverage. The loan which will be given will be to a maximum amount of 100 crores. This guarantee will last for 3 years, and the interest rate for this health sector
is about 7.5. It's capped at 7.95%. And if the focus within this is on aspirational districts, whether it is expansion or for new projects, 75% cover is being provided. And therefore, 7.95 being the interest cap, the top cap being given, considering that without this guarantee, you would have had to pay 10 to 11% interest. If this is for the health sector, we are also extending this to all other sectors, where 60,000 crores is being dedicated for the cover for that. But here the interest cap is at 8.25%. So all other details will be given out in the due course within a short span of time. But the other sector that we are talking about, like the way in which we did in the ECLGS, as we progress, we will evolve the needs. Depending on the needs which are coming out from the ground, we will keep changing that description and the coverage of the scheme. The next one is an additional 1.5 lakh crore for emergency credit guarantee scheme, which was launched last year after the Atmanirbhar package. Now, that was up to 3 lakhs, if you remember, 3 lakh crores. And of that, through the ECLGS, before I go into this, the Hindi version of the, sorry about that. धन्यवाद माननीय वित्त मंत्री जी। जैसा आप सबको विदित है कि कोविड महामारी के चुनौतियां जो देश और दुनिया के सामने आई, पिछले वर्ष भी माननीय वित्त मंत्री जी ने 29 लाख करोड़ से ज़्यादा का आत्मनिर्भर पैकेज देश के सामने दिया था राहत के रूप में। एक बार फिर आर्थिक राहत का ये पैकेज जो है ये लेकर आपके बीच में आए हैं, जिनमें अलग अलग क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित किया गया है। पहला एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर स्वास्थ्य चिकित्सा की जब बात करते हैं तो उसका बहुत बड़ा महत्व है। इस सेक्टर के लिए कुल मिलाकर देखा जाए तो कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए, सेक्टर्स के लिए 1,01,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना लेकर आए हैं। और हेल्थ सेक्टर जो है विशेष तौर पर इस पर बल दिया गया, 50,000 करोड़ रुपए इसके लिए रखा गया है। और प्रमुखता से उन क्षेत्रों के लिए जहां पर स्वास्थ्य की सुविधाएं उस स्तर पर नहीं पहुंच पाई थी, अनडिजर्व्ड एरियाज जो थे, उनको मद्देनज़र, उनको ध्यान में रखकर उस उद्देश्य के साथ कि चिकित्सा के आधारभूत ढांचे के विस्तारीकरण के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसमें जो गारंटी कवर है वो उन प्रोजेक्ट्स के लिए जिसका विस्तारीकरण हो रहा है उनके लिए भी, जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए भी लेकर आए हैं, जिसमें स्वास्थ्य और चिकित्सा के आधारभूत ढांचे को बल मिलेगा। लेकिन ये 8 महानगरों के अलावा जितने क्षेत्र हैं उसके लिए दिया जाएगा। इसमें गारंटी की कवरेज जो है वो 50% विस्तार वाले प्रोजेक्ट्स के लिए होगी और 75% नए प्रोजेक्ट्स के लिए होगी। जो आकांक्षी जिले हैं हमारे, उनमें भी गारंटी की कवरेज जो है वो 75% रहेगी, चाहे विस्तारीकरण के लिए हो या नए प्रोजेक्ट्स के लिए हो। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में 75% गारंटी कवर रहेगा, नए प्रोजेक्ट्स के लिए भी और विस्तारीकरण वाले प्रोजेक्ट्स के लिए भी। जबकि 8 महानगर के अलावा जो बाकी रह गए हैं उनमें विस्तार के लिए 50% और नए प्रोजेक्ट्स के लिए 75% गारंटी कवर रहेगा। मैक्सिमम ऋण इसमें 100 करोड़ तक का मिल पाएगा और गारंटी की अवधि 3 वर्ष तक की रहेगी। इंटरेस्ट रेट जो है इसको सीमा इसकी लगाई गई है 7.95%, जो मार्केट से बहुत कम भी है। और इसके अलावा इसकी गारंटी जो है वो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी देगी। जो बाकी के सेक्टर्स हैं हेल्थ सेक्टर के अलावा, उनके लिए 60,000 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है और उसमें इंटरेस्ट कैप जो है वो 8.25% सालाना रहेगी। इसकी जो डिटेल्स हैं आपको बाद में बता दी जाएंगी। और जो बगैर गारंटी के जो नॉर्मल इंटरेस्ट है वो लगभग 10 से 11% रहेगा। We now move to the additional
1.5 lakh crore for emergency credit guarantee scheme. You know, it was announced during the Atmanirbhar package announcements in May 2020. At that time, we had said it will be up to 3 lakh crores, of which 2.69 lakh crores have already been dispersed through the ECGLS 1, 2, and 3, in which, you know, first we covered the MSMEs, then we also included some other sectors, and the third one also brought in hospitality and others. And as a result of which, 2.69 crores have already been utilized. The rest will also be available for people to utilize it. Now we are enlarging the scope of the ECGLS itself, where it was up to 3 lakh crore. Now we are bringing in another 1.5 lakh crore under the emergency credit line guarantee scheme. Now here, sector-wise details will be given sooner based on the evolving needs, and the overall cap for admissible guarantee has been raised to 4.5 lakh crores. पिछली बार भी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जिसमें कुल मिलाकर 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, ECLGS 1.0, 2.0, 3.0 के अंतर्गत बहुत सफल रही और कुल मिलाकर 2,69,000 करोड़ रुपया इसके माध्यम से व्यापारियों को, कारोबारियों को दिया गया। और ये 20% अतिरिक्त कार्यशील पूंजी थी पहले और दूसरे चरण के लिए, और तीसरे में तो 40% तक इसको किया गया था। और इसमें लगभग 12 प्राइवेट सेक्टर बैंक, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक, 25 प्राइवेट सेक्टर बैंक और बाकी जो गैर वित्तीय कंपनीज हैं, NBFCs हैं, उनके माध्यम से इस पैसे को दिया गया। अब इसकी लिमिट जो है वो स्वीकार्य गारंटी की, उस पर भी जो अमाउंट प्रपोज्ड है, जो स्वीकृत है, उस पर उसको वृद्धि करने की बात कही गई है ताकि और लोगों को इसका लाभ मिल सके। जो 20% उनकी आउटस्टैंडिंग लोन लिमिट है, उस पर इसको प्रत्येक ऋण पर बकाया जो है उसके हिसाब से किया जाएगा। और सेक्टर वाइज जैसे इसकी आगे आगे मांग भी बढ़ेगी, उसको ध्यान में रखकर बाकी निर्णय किए जाएंगे उभरती हुई जरूरतों को देखकर। जो हमारे कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, ज्ञान क्षेत्र से संपर्क रखने वाले हैं, चाहे वो टूरिज्म, ट्रैवल, टूर ऑपरेटर्स, ये बाकी सब उसमें आते हैं, उसको इसमें ऑलरेडी कवर किया गया है। 4,000 करोड़ तक के उसको इसमें लाभ दिए गए हैं, उसको आगे भी इसको ऐसे ही जारी रखा जाएगा। ओवरऑल इसकी जो कैप है या सीमा है एडमिसिबल गारंटी, जो स्वीकार्य गारंटी की है, वो अब 3 लाख करोड़ से बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ कर दी है। 3 लाख करोड़ में यानी कि 50% की और वृद्धि करके 4.5 लाख करोड़ रुपया इसको किया गया है, जिससे बहुत ज़्यादा लाभ कारोबार और व्यवसाय करने वालों को मिलेगा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के माध्यम से। The next one is a totally new scheme. This is a credit guarantee scheme to facilitate loans through the MFIs, microfinance institutions. We aim to reach out to 25 lakh persons who are absolutely smallest borrowers from the MFI, and this would be a maximum loan of 1.25 lakhs to an individual, and the rate will be at least 2% below the maximum rate which is prescribed by the RBI. So the focus of this will be on new lending and not on repayment of old loans. Clearly, all kinds of stressed accounts can also benefit from it, and that is why we have mentioned that all defaulters also, so long as they are 89 days or less, meaning if the default is only within the 89 days, even they get covered, which means only the NPAs will not be covered, stressed will also be covered. Now, this entire scheme will be till 31st March 2020 or till such a time the 7,500 crores of guarantee which is getting issued is exhausted. Either this or that, whichever is the earliest. The guarantee which is being given is up to 75% of the default amount, and this duration is for 3 years. The loan duration is for 3 years. So we hope to cover 25 lakh, the smallest of small MFI clients,
which means MFIs are normally widely spread in the hinterland, which is really the smallest, towns, very small towns, and therefore we want to reach out to them, and that is best done through the MFI, and that is why we've taken this route. So there will obviously be a joint lending group kind of a framework wherein the NBFC, which has a link with them, the MFI, will all be in the loop. But that is how we expect to reach the smallest of small borrowers. They could borrow it for any one of the purposes for which they would like to take money from the MFI. क्रेडिट गारंटी स्कीम ये बिल्कुल नई योजना आपके बीच में लेकर आए हैं, जिसमें इसमें क्रेडिट गारंटी स्कीम के माध्यम से 25 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा और ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से इसको दिया जाएगा। 1.25 लाख रुपए तक का ऋण इसमें मिल सकता है और लगभग 25 लाख जो छोटे कर्जदाता हैं, उधारकर्ता हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। और इसकी जो कैपिंग की गई है ऋण की, वो लोन फ्रॉम बैंक्स, उसको कैप किया गया MCLR प्लस 2%, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। RBI की गाइडलाइंस जो निर्धारित हैं उसके अनुसार ही इंटरेस्ट रेट 2% कम होगा, मैक्सिमम प्रिस्क्राइब रेट से कम होगा, निर्धारित रेट से 2% कम होगा, तो इससे भी उधारकर्ताओं को लाभ मिलेगा। और इसकी जो समय अवधि है वो 3 वर्ष की होगी। मैक्सिमम लोन जो टेन्योर है इसका समय सीमा मैक्सिमम 3 वर्ष की होगी। और 80% सहायता जो है वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को वृद्धिशील उधार देने के लिए करनी पड़ेगी, इंक्रीमेंटल लेंडिंग के लिए करनी पड़ेगी, ये उसमें कहा गया है। और ये जो कर उधारकर्ताओं को दिया जाएगा ये बिल्कुल RBI गाइडलाइंस के अनुसार होगा। जैसे लेंडर्स के लिए जो गाइडलाइंस है, बोरोवर्स के लिए जो गाइडलाइन है JLG के अंतर्गत भी, और सीलिंग भी जो हाउस होल्ड पर है उसको भी इनकम, डेट और ये सारी बातें ध्यान में रखकर किया जाएगा। पात्र कौन हो सकते हैं ये एक बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर है। योग्य लोग कौन होंगे, पात्र कौन होंगे। अगर कोई डिफॉल्टर भी जिसका 89 डेज तक जिन्होंने अभी अपनी ब्याज की किस्त वापस नहीं की, डिफॉल्ट किया होगा, ऐसे उधारकर्ताओं को भी उसमें पात्र माना जा सकता है, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। गारंटी इसमें 75% तक दी जाएगी और 3 वर्ष का उसके समय अवधि रहेगी। नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के माध्यम से होगी और इसमें कोई गारंटी फी चार्ज नहीं की जाएगी। इसमें लगभग 7,500 करोड़ रुपया का प्रावधान होगा और 31 मार्च 2021 तक इसकी अवधि है। या 7500 करोड़ पहले इस्तेमाल हो जाए तब, या 31 मार्च 2022 तक इसका लाभ आप उठा सकते हैं। We move over to the 4th of the 8 relief packages that I mentioned. This pertains, and this is a totally new thing. We are trying to help revive tourism. We are extending financial support to more than 11,000 registered tourist guides, travel and tourism stakeholders. So this is a totally new one, as I said earlier. This scheme will cover about 10,700 regional level tourist guides who are recognized by Ministry of Tourism and tourist guides who are recognized by state governments. Travel and tourism stakeholders, which is literally the terminology used to talk about travel agents, I suppose, who are recognized by Ministry of Tourism, will also be covered here. What do they get? They get 100% guaranteed credit of 10 lakhs for the TTSs who are agents or travel agencies, and 1 lakh for tourist guides who are licensed either by the regional or the state level authorities. Now, what is this credit being given to? It's really a retail kind of a loan wherein they can take this credit for whatever purpose they would want to use it for, whether it is for buying a vehicle, whether it is for any other expenditure that they may want to have to incur.
So there are no processing charges. The waiver, complete waiver will be given for any foreclosures or prepayment, and this would be administered by the Tourism Ministry. And the fund for this, just to draw your attention, is also included in that first announcement that we made, that other sectors which get 60,000 crore guarantee, this will also be one of that. So this is to help revive or to help the tourist guides and tourist travel agencies survive the second wave. पर्यटन का क्षेत्र भारत में बहुत महत्वपूर्ण भी है, बहुत रोजगार भी, स्वरोजगार के अवसर भी उत्पन्न करता है और इससे जुड़े हुए उद्योग को, पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए एक बड़ा कदम ये नई योजना के माध्यम से उठाया गया है, जिसमें वित्तीय सहायता 11,000 से ज़्यादा ऐसे टूरिस्ट गाइड्स और ट्रैवल और टूरिज्म के जुड़े हुए जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए किया गया है। ये बिल्कुल नई लोन गारंटी स्कीम है जो कोविड से प्रभावित क्षेत्र हैं उसको मददगार साबित होगी। इसमें कार्यशील पूंजी भी आपको मिलेगी, व्यक्तिगत ऋण अगर आपने लिए होंगे उसके लिए भी आपको लाभ मिलेगा और इससे जो पर्यटन सेक्टर से प्रभावित लोग हैं वो अपने देनदारी का निर्वहन कर सकें, उस दृष्टि से इस योजना को लाया गया है। वो अपना वापस व्यापार या व्यवसाय शुरू कर सकें, उस दृष्टि से इसको लाया गया है, या कोई नया कारोबार भी शुरू करना चाहें तो उस दृष्टि से उसकी मदद करेगा। इसमें कुल मिलाकर 10,700 जो हमारे क्षेत्रीय स्तर पर टूरिस्ट गाइड्स जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने रिकॉग्नाइज कर रखे हैं, राज्यों में भी उनको इसका लाभ मिलेगा, राज्यों की सरकारों ने भी जिनको रिकॉग्नाइज किया है, और जो ट्रैवल एंड टूरिज्म स्टेक होल्डर्स हैं जो लगभग 904 हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। कितना लाभ मिलेगा? 100% गारंटी इसकी हमारी तरफ से दी जा रही है और इसमें 10 लाख रुपया जो हमारा ट्रैवल एंड टूरिज्म स्टेक होल्डर है उनको मिलेगा, प्रति एजेंसी को इतना उसको मिल सकता है, और 1 लाख रुपया टूरिस्ट गाइड्स जो लाइसेंस्ड है, जिनको लाइसेंस प्राप्त है या क्षेत्रीय या फिर राज्य के स्तर पर जिनको रिकॉग्नाइज किया गया उनको होगा। इनको ना तो कोई प्रोसेसिंग चार्जेस देने पड़ेंगे और फोरक्लोजर के लिए भी इनके लिए या पूर्व भुगतान करने के लिए भी जो शुल्क होता है उससे भी इनको छूट दी गई है और जो अतिरिक्त कोलेट्रल इनको देनी पड़ती है उसकी भी आवश्यकता इस पर नहीं होगी। तो इस तरह से बड़ी मदद उसके टूरिज्म क्षेत्र के लिए यहाँ से भी होने वाली है। The next one also pertains to tourism sector. For the visas which are, once we start visa issuance again, the first 5 lakh tourist visas will be issued totally free of charge. This will benefit for any tourist only once. The scheme will be applicable till 31st March 2022 or till the first 5 lakh of visas get covered. In other words, till 31st March 2022 or till the first 5 lakh tourist visas are issued, everyone gets free tourist visa. Beyond that, of course, the usual regular charges will apply. So this, I think, will have a great incentivizing impact on those short-term tourists who come in for just with a 1 month visa. विदेशी पर्यटकों के लिए जैसे ही वीज़ा की अनुमति मिलनी शुरू होगी, पर्यटन क्षेत्र को लाभ मिले, उसमें पहले 5 लाख जो टूरिस्ट हिंदुस्तान आएंगे या वो छुट्टी मनाने आ सकते हैं, व्यवसाय करने आ सकते हैं, जिस दृष्टि से भी उनको आना होगा, पहले 5 लाख टूरिस्ट जो हिंदुस्तान के अंदर आएंगे उनको वीज़ा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। 2019 में लगभग 1,93,00,000 विदेशी पर्यटक भारत आए, जिन्होंने कुल मिलाकर 2,23,390 करोड़ खर्च किया। ये चाहे अवकाश पर आए हों, व्यवसाय करने आए हों। औसतन जो टूरिस्ट आता है, विदेशी पर्यटक यहाँ पर आता है,
वो 21 दिन औसतन भारत में रुकता है। प्रतिदिन औसतन वो लगभग 24 रुपये खर्च करता है। इसके अलावा ये जो वीज़ा की अवधि है, जैसे इसको हम वापस शुरू करेंगे, वीज़ा जारी करना शुरू करेंगे, या तो पहले 5 लाख टूरिस्ट को इसको वीज़ा शुल्क माफ़ किया जाएगा और इसका वो लाभ उठा सकते हैं, लेकिन एक टूरिस्ट जो है, एक पर्यटक जो है, उसको एक बार ही इसका लाभ मिलेगा, बार बार नहीं। उसको कैप किया गया उस तरह से। और ये स्कीम 31 मार्च 2022 तक रहेगी, या पहले 5 लाख जब वीज़ा मिल जाएंगे उसके बाद इसको बंद कर दिया जाएगा, या 31 मार्च 2022 तक इसको जारी रखा जाएगा। इसका कुल वित्तीय जो प्रभाव होगा वो लगभग 100 करोड़। The next item relates to extension of the Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana. You would remember that in October last year, we had announced that to incentivize employers for creation of jobs or to restore the lost employment, which is registered under the EPFO, we had extended a scheme wherein we estimated about 58.50 lakh of beneficiaries would be taken in and they would get this benefit. And who are the beneficiaries? Those who draw a salary much lesser than 15,000 or lesser per month, and both in that case for such employers and employees wherein the establishment had less than 1,000 employees, the total of 24% of wages will be paid by the government, meaning the employer's share and the employee's share. Whereas if the unit had more than 1,000 employees, again for all those who had 15,000 rupees per month salary, 12% of the wages, which is the employee's contribution alone, will be paid by the government. Now, as it is, since October till today, till not today so much, 18